जिसका चैप्टर सेकंड है संघवाद। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको संघवाद का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, संघवाद का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझो क्या है। संघवाद का मीनिंग होता है बेटा, केंद्र में केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार। जैसा हमारे भारत में है, केंद्र में केंद्र सरकार कार्य करती है और राज्य में राज्य सरकार कार्य करती है। उनके कार्यों का, शक्तियों का बंटवारा होता है, उस सिस्टम को हम संघवाद बोलते हैं। लेकिन संघवाद के मीनिंग से ही आपका काम नहीं चलता। इसके बाद आपको इस टॉपिक के हिसाब से हम शासन व्यवस्था की बात करें तो हम दो भागों, वैसे तो शासन व्यवस्था के बहुत से रूप हैं, लेकिन हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा है एकात्मिक शासन व्यवस्था। सबसे पहले आपको संघात्मक शासन व्यवस्था का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर फाइनल पेपर के अंदर 2 नंबर के अंदर पूछ लेता है संघात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन करें या एकात्मिक शासन व्यवस्था का वर्णन करें। संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार। लेकिन दोनों प्रकार की सरकारों में जो शक्तियां और कार्यों का बंटवारा किया जाता है, केंद्र सरकार अपने कार्य करती है, राज्य सरकार अपने कार्य करती है। दोनों सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। जैसे इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अमेरिका है, भारत में भी हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। दूसरा है एकात्मिक शासन व्यवस्था। ये बेटा एक ऐसे प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें एक जिथों छड्डे बस उत्थों ही छड्ड दे। संघात्मक के बाद एकात्मिक शासन व्यवस्था था। एकात्मिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बेटा केंद्र पर केंद्र सरकार होती है, वहां पर राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इसकी जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इंग्लैंड है और उसकी संघात्मक शासन व्यवस्था की अमेरिका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन हम आज जो हमारा लेसन है इसके अंदर फाइनल पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 246 है, उसके अंदर अनुच्छेद 246 के अंदर केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले है संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची, थर्ड है संपत्ति सूची। इन तीनों सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का, कार्यों का बंटवारा किया गया है। सबसे पहले हमें संघ सूची के बारे में पता होना चाहिए। संघ सूची बेटा इस पर केवल भारत की पार्लियामेंट, संसद या केंद्र सरकार के लोगों कानून बना सकती है। और इसमें टोटल जब मूल संविधान था तो उसमें 97 विषय थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। और संघ सूची से आपको क्लियर होगा इसमें ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे रेल, डाक, सुरक्षा, ये विषय सूची के अंदर आते हैं। इसमें केवल जरूर लिखना आपने, केवल केंद्र सरकार जब भारत की पार्लियामेंट, संसद ही कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची। इस सूची के ऊपर समानता राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जहां पर मैंने समानता शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। भारत के अंदर लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने शराब की दुकानें बंद कर दी। शराब जो विषय है वो राज्य सूची का था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस विषय के ऊपर जो दुकानें हैं वो शराब की बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि केंद्र सरकार ने आपदा अधिनियम 2005 के तहत कोरोना को आपदा घोषित किया था। उसके तहत केंद्र को पावर मिल गई राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने की। इस कारण में शराब की दुकानें बंद कर दी और बाद में इस दुकानों को खोल दिया गया। तो इस राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार ही हम कह सकते हैं कानून बनाती है, पर समानता कभी कभी केंद्र सरकार भी इसके ऊपर बना सकती है। इसके अंदर जो विषय जैसे कृषि आ गया, सिंचाई आ गया, ये विषय इसके अंदर आते हैं, राज्य सूची के अंदर आते हैं। पंचायती राज आ गया, आगे संपत्ति सूची,
जेवेडा एक ऐसी सूची है जिस पर दोनों ही सरकारें ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों प्रकार की सरकारें इसके ऊपर कानून बना सकती है। लेकिन यदि दोनों सरकारों के बीच किसी बात को लेकर टकराव या वाद विवाद हो जाए तो केंद्र का कानून माना जाता है। तो इस सूची के अंदर जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, अब इनकी संख्या 52 हो गई है। इसके अंदर जब संविधान बना था तो 66 विषय थे, अब इनकी संख्या कम कर दी गई, 61 विषय इसके अंदर रह गए हैं। संपत्ति सूची के अंदर जो विषय आते हैं, जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा, ये संपत्ति सूची का ही विषय है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से विषय हैं जो रह गए हैं, जो तीनों अनुसूचियों के अंदर नहीं आते, उनको हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। जो इन तीनों अनुसूचियों के अंदर नहीं आते तो उन पर केवल भारत की पार्लियामेंट या संसद ही कानून बना सकती है। लेकिन हम देखें भारत का जो संविधान है, संविधान में कहीं भी संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के अंदर एक फैसला दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संघीय व्यवस्था है वो संविधान का आधारभूत संरचना कह लो या ढांचा है। इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ जो कहानी है। तो इसकी कहानी 1988 की बात है बेटा। 1988 के अंदर कर्नाटक राज्य के अंदर SR बम्बई मुख्यमंत्री था और वहां के राज्यपाल ने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा कि जहां की जो सरकार है वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। इसके कारण कर्नाटक के अंदर राष्ट्रपति शासन है जो वो लगाया गया और सेंटर में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो SR बम्बई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया और उसका जो हम कह सकते हैं फैसला है जो 1994 के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो संविधान की आधारभूत संरचना। इस फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ इस तरह का नहीं कर सकती। तो मुझे उम्मीद है कि ये संघवाद के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर तीनों सूचियों के बारे में भी आपको क्लियर हो गया, अगर कहीं भी आपको पता ना चले तो आप दोबारा फोन पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।